और वो दो पेपर्स पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइडेड है। अब पार्ट वन और पेपर टू में कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे पढ़ते हैं। और सबसे पहले जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, चाहे वो पेपर वन है या पेपर टू है। पेपर्स दो हमारे पास होते हैं, एक भी 100 मार्क्स का पेपर होता है और दूसरा भी हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद जो पेपर वन है, पेपर वन के टू पार्ट्स है। अब पार्ट वन जो होता है वो एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो अलग अलग शीट्स पर, ओएमआर शीट पर उसको अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद जो पेपर टू है वो पेपर टू का सॉरी पेपर वन का पार्ट टू खुद दो सेक्शन में फिर डिवाइडेड है। वो दो सेक्शंस कौन से हैं, एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, ये तो सबको पता है कि जितने भी हमारे पेपर्स होते हैं अदर देन ऐसे, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड होते हैं। पार्ट वन एमसीक्यूज होता है जबकि पार्ट टू सब्जेक्टिव होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के जो पार्ट टू है, वो पार्ट टू का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो खुद भी दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि हर दो सेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जो पेपर वन का पार्ट टू है उसका सेक्शन ए, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलोसफर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होता है और उसमें आइदर वेस्टर्न फिलोसफर्स या थिंकर्स या मुस्लिम फिलोसफर्स और थिंकर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में टोटल हमारे पास चार क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिसमें से दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि दो क्वेश्चन हमारे पास चॉइस है, हम उसको जोड़ सकते हैं। ओवरऑल पेपर में हमें फोर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सो फॉर पार्ट टू के सेक्शन ए से टू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लाजमी है। ये नहीं कि आप चार के चार क्वेश्चंस सेक्शन बी से अटेम्प्ट करें, या वन क्वेश्चन सेक्शन ए से और दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट करें, इस तरह नहीं है। इसी तरह सेक्शन बी, ये भी 50 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए भी 50 मार्क्स का होता है। अब सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वही पूछे जाते हैं कि स्टेट क्या है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट और भी टॉपिक्स होते हैं, वो हम बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में जो टोटल क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जबकि उसमें से 2 क्वेश्चंस को हम लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा। अब आगे मूव करते हैं पेपर टू की तरफ। 100 मार्क्स का ये पेपर वन है और पेपर टू भी 100 मार्क्स का ही है। पेपर टू के भी टू पार्ट्स होते हैं। पार्ट वन में एमसीक्यूज होते हैं, जबकि पार्ट टू जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है टू सेक्शंस में। एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टू क्वेश्चंस दिए गए हैं और दोनों के दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं दिया गया है और ना ही दिया जाता है। दूसरी बात ये कि सेकंड सेक्शन जो सेक्शन बी है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिसमें से दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे जबकि 3 क्वेश्चंस आप जोड़ सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस जो बाकी सब्जेक्ट्स और इस सब्जेक्ट में है। बाकी सब्जेक्ट्स में ये होता है कि अगर उसमें दो सेक्शंस होते हैं तो दोनों सेक्शन में चॉइस भी होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल अटेम्प्ट करने होंगे। जबकि इस पेपर में इस तरह नहीं है। इस पेपर के सेक्शन ए में सिर्फ दो क्वेश्चन दिए गए होते हैं और दोनों को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। जबकि इसके सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी। ओवरऑल 4 क्वेश्चन आपको पेपर बी में करने होंगे। ओवरऑल पेपर बी के भी 100 मार्क्स होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सब के जो दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड टू, इन दोनों को मिला के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। अब इसके बाद जो पेपर टू है उसके दो सेक्शंस है, दोनों सेक्शंस में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वो कौन से सेक्शन क्वेश्चंस होते हैं? पेपर टू के सब्जेक्टिव पेपर के सेक्शन ए में जो 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और दोनों अटेम्प्ट करने होंगे, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं वो ब्रॉडली पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलप्ड नेशंस के होते हैं। अब डेवलप्ड नेशंस हम सबको पता है कि वो कौन से हैं, एक यूके है, एक यूएस है, एक फ्रांस, एक जर्मनी है। ये चार डेवलप्ड नेशंस हैं जिनके हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ना है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ने होंगे, रीजनल एंड ग्लोबल बोथ, दोनों होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ दो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं।
जबकि सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं? इसमें मेजरली जो टॉपिक्स होते हैं वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलपिंग नेशंस। अब यहाँ पर जो सेक्शन है उसमें डेवलप्ड नेशंस का पॉलिटिकल सिस्टम था, जबकि यहाँ पर है डेवलपिंग नेशंस का पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें चाइना, टर्की, इंडिया, ईरान और मलेशिया इंक्लूडेड है। जबकि इसके साथ साथ इसमें बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं या एरियाज जो पूछे जाते हैं वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स के साथ रिलेटेड होता है, जिसमें से प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, उसमें पर्सनालिटीज होते हैं, और वो जो पर्सनालिटीज है वो स्पेसिफिकली जिन्ना, इकबाल और सर सैयद अहमद खान होते हैं। ये 3 पर्सनालिटीज पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशंस के अमेंडमेंट्स भी होते हैं, विद स्पेशल फोकस ऑन 18th अमेंडमेंट। इसके बाद जो पेपर बी के सेक्शन बी में पूछे जाते हैं वो है पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज। अब वो कौन से पॉलिटिकल इश्यूज है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन से पॉलिटिकल इश्यूज है। अदर देन दिस और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आईआर के रिलेटेड होते हैं, और वो आईआर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और एक है कोल्ड वार। बहुत ही इजी है, और ये कंप्लीट सिलेबस है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सेज कौन से होंगे, पढ़ने कौन से सोर्सेज चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सोर्सेज है, सबसे पहले एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज की एक बुक है, वो राय अहमद खबल की है। आई थिंक सो, इसी तरह का कोई नाम है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेटर वर्ड। तो राय अहमद नाम है। एमसीक्यूज की बुक है। एमसीक्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें 200 प्लस मार्क्स का एडवांटेज देता है, और जो भी ये एडवांटेज हासिल कर लेता है वो टॉपर्स में होते हैं। सो एमसीक्यूज इज अ मस्ट एरिया, ये लाजमी करना है। और बुक मैंने बता दी। इसके बाद अगर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए सोर्स, ओके जी, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए जो सोर्स है वो एक बुक है जिसका नाम है ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। इसी तरह बाकी सोर्सेज, बाकी एरियाज, पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई एक बुक नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि सीएसएस सिलेबस ये नहीं है कि वो किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करे, बल्कि वो हॉरिजेंटली होता है, यानी कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट से हर एरिया के थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछी जाती है। तो करना ये है कि इसके मल्टीपल सोर्सेज है, हर एरिया के लिए अलग अलग सोर्स है। बट आई रिकमेंड कि आप इस तरह करें कि कोई एक जो गाइड बुक है जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर हो वो ले, लेकिन रिकमेंडेड बुक्स में इस तरह नहीं होता। एनीवेज, देखते हैं वेस्टर्न थिंकर्स का जो सेक्शन है आपके पेपर 1 में, जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके सेक्शन ए में क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं वेस्टर्न थिंकर्स और मुस्लिम थिंकर्स के रिलेटेड। वेस्टर्न थिंकर्स के लिए जो बुक्स है वो है पॉलिटिकल थॉट्स फ्रॉम प्लेटो टू द प्रेजेंट। ये जुड हार्मन की बुक है, और ये स्पेसिफिकली ज़्यादा रिकमेंडेड है कोटेशंस के लिए। जो आपके पेपर में कोटेशंस आप लिखते हैं, याद करते हैं, तो उसके लिए जुड हार्मन की ये बुक है, पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू द प्रेजेंट। अच्छी बुक है। इसके बाद जो सेकंड बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल फिलोसफी बाय डॉक्टर भंडारी। ये एक अच्छी बुक है। ये कई जगहों पर डॉक्टर लिखा होता है, लेकिन कई जगहों पर ये डीआर लिखा होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये डॉक्टर है भी या नहीं है। एनीवेज, वेस्टर्न फिलोसफर्स के लिए ये 2 बुक्स रिकमेंडेड है। इसी तरह मुस्लिम थिंकर्स के लिए जो बुक रिकमेंडेड है वो है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स बाय मोहम्मद असलम चौधरी। अच्छी बुक है, और आप इससे मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स कर सकते हैं। जो पेपर ए के पार्ट बी है, सेक्शन बी है, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं। अब उन बेसिक कंसेप्ट्स के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वो मजहरुल हक साहब की बुक है, लेकिन इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत डिटेल में है। आपने करने क्या है, आपने सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं और उसमें सिलेक्टेड पॉइंट्स ही उठाने होंगे, उससे अपने नोट्स बनाने होंगे। इसी तरह
आपका पेपर 2 में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स है, अगर वेस्टर्न और डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो एक बुक है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय कैली। ये बहुत बड़ी बुक है, पॉलिटिकल साइंस की नहीं है, लेकिन जो टारगेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशंस है या पॉलिटिकल सिस्टम्स है वो आप इससे पढ़ सकते हैं। बाकी एरियाज जो पाकिस्तान के रिलेटेड है उसके लिए बेस्ट बुक है आमिर खान की, स्पेशली थर्ड एडिशन हो तो और भी बेस्ट रहेगी। उसमें आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, जो पाकिस्तान के प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट्स है, ये सारा का सारा आपको इस बुक से मिल जाएगा। इसके बाद इस पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और इस पे सब्जेक्ट के पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए आपने अगर फिलॉसफी के रिलेटेड है तो आपने उस फिलॉसफी का कंटेक्स्ट देना होगा। ये कंटेक्स्ट क्या है ये तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना ही समझे कि कंटेक्स्ट देना लाजमी है। कंटेक्स्ट देने के बाद फिर हम अपने कंसर्न क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अब इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें हमने अपनी फिलॉसफी नहीं जाननी कि प्लेटो पे कोई क्वेश्चन पूछ ले और हम उसमें अपनी फिलॉसफी ऐड करें। लेकिन स्टिल वी कैन ऐड, अगर क्वेश्चन प्लेटो के रिलेटेड है तो लाजमी नहीं कि हम सिर्फ कंटेंट सारा का सारा प्लेटो के रिलेटेड ही लिखे, बल्कि हम कंटेंट एरिस्टोटल के कोर्स भी उठा सकते हैं या बाकी फिलोसफर्स के कोर्स भी हम उठा के इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है कि हम इसमें कोर्स ऐड करेंगे। कोर्स और थिंकर्स जो डिफरेंट है, चाहे वो कोई भी हो लेकिन वो फिलोसफर ही हो, तो हम इसको ऐड करेंगे, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इसके बाद फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ये लाजमी हैं, जितने हम लोग फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ऐड करेंगे हमारे मार्क्स इतने ही ज़्यादा आएंगे। देखिए सीएसएस इज द गेम ऑफ हेडिंग्स, हेडिंग्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। ये कंटेंट सबके पास होता है, चाहे वो आप कुछ पढ़े या कोई और कुछ पढ़े, या आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़े, लेकिन एट द एंड गेम सारा हेडिंग्स का होता है, और वो हेडिंग्स आपने अपने क्वेश्चन को देखकर बनाने होंगे। इसके साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक टिप है, वो ये है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में या हर हेडिंग के बाद जितने भी आप पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं उसमें 3 to 4 वर्ड्स आप हाईलाइट करें। जब आप हाईलाइट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बाकी आंसर से काफ़ी बेहतर लगेगा और इससे आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा पहला टॉपिक है प्लेटो का। प्लेटो क्या है, कौन है, किस तरह है, A to Z आज हम सब कुछ इसके रिलेटेड देखेंगे। और इसके बाद फिर पास्ट पेपर्स, पिछले 25 साल के पास्ट पेपर्स देखेंगे कि पिछले 25 साल में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, अगर आया था तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो प्लेटो, प्लेटो के रिलेटेड देखते हैं कि प्लेटो कौन है। सबसे पहले हम बायोग्राफी देखेंगे। देखिए बायोग्राफी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पेपर में अगर बायोग्राफी नहीं पूछा जाता तो हम लोग बायोग्राफी नहीं लिखेंगे। सिर्फ उस केस में हम बायोग्राफी लिख सकते हैं अगर एग्जामिनर खुद पूछ ले। सो प्लेटो कौन है। प्लेटो 425 BC में पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर 427 और 428 भी लिखा होता है। इनमें से कोई भी आप लिखे तो ठीक होगा। और 347 BC में इनकी डेथ हो जाती है। इनके फादर, इनको कहते हैं फादर ऑफ फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी। अब याद रखिए कि इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं कहते, बल्कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझ लेते हैं, जो कि एरिस्टोटल है, प्लेटो नहीं है। और रीज़न क्या है, क्यों इसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं कहते। रीज़न ये है कि प्लेटो जब पॉलिटिकल साइंस में अपनी थीरीज प्रेजेंट कर रहे थे तो इन्होंने साइंटिफिक मेथड से प्रेजेंट नहीं किए, बल्कि वो फिलोसफिकल मेथड से अपनी थ्योरीज प्रेजेंट कर रहे थे। इस वजह से प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, न कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो कहाँ पर पैदा हुए थे।
प्लेटो एथेंस में पैदा हुए थे, और एथेंस कहाँ पर है? अभी तो नहीं है, पहले था। ये ग्रीस में एक सिटी स्टेट था। अब सिटी स्टेट क्या है, देखिए हम लोग जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमने एक एक छोटी छोटी चीजें भी समझनी होगी, तभी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। प्लेटो एथेंस में पैदा हुए थे। एथेंस ग्रीस की एक सिटी स्टेट है। और सिटी स्टेट क्या है? अगर मैं बहुत सिंपल हो कि इसका आंसर दूं, तो एक ऐसा स्टेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटी हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि स्टेट में सिर्फ एक ही सिटी हो? बेशक आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल था पहले। तब किसी भी स्टेट के लिए 4,000 to 5,000 पीपल, इतने ही बड़े बड़े स्टेट्स के पीपल होते थे, टोटल पॉपुलेशन इतना ही होता था, तो वो एक सिटी में आ जाते थे। देयर फॉर दीज आर कॉल्ड ए सिटी स्टेट्स। एथेंस के और भी सिटी स्टेट्स, सॉरी, ग्रीस के और भी सिटी स्टेट्स थे, जिनमें से एथेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्पार्टा और मैसिडोनिया। ये सारे हमारे पास ग्रीस के सिटी स्टेट्स है। इसके बाद हम प्लेटो के बायोग्राफी देखते हैं कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो सुकरात के स्टूडेंट थे। सुक्रेटिस हम इनको इंग्लिश में कहते हैं। अब स्टूडेंट थे सुक्रेटिस के, लेकिन जब सुकरात का डेथ हो जाता है, सुक्रेटिस को एसेसिनेट किया जाता है, तब प्लेटो ये जगह छोड़ देते हैं, एथेंस से चले जाते हैं। और वो जब सुक्रेटिस की डेथ हो जाती है, एसेसिनेट किया जाता है, इनको पॉइजन दे के इनको एसेसिनेट किया जाता है। उसके बाद प्लेटो चले जाते हैं ट्रेवल पर। इटली चले जाते हैं, सिसिली चले जाते हैं, और इजिप्ट चले जाते हैं। काफी अरसा उधरी रहने के बाद फिर वो वापस आ जाता है एथेंस में। जब वो एथेंस में आ जाता है तो वो एक इंस्टीट्यूट खोलता है जिसका नाम है दी एकेडमी। एग्जैक्ट यही नाम तो नहीं था, लेकिन इसको अगर हम लोग इंग्लिश में चेंज करें तो वो दी एकेडमी ही बनता है। दी एकेडमी के नाम से इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। और इसी के रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं कि प्लेटो ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया और एरिस्टोटल ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया। तो प्लेटो का जो इंस्टीट्यूशन था वो था दी एकेडमी। दी एकेडमी को हम लोग यूरोप का फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, कि दिस इज द फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी इन एथेंस। और अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए तो वो भी दी एकेडमी ही होगा, फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी इन एथेंस, जो कि ग्रीस में था। इसके बाद जो प्लेटो की रिमेनिंग जिंदगी थी, जब वो वापस ट्रैवलिंग से वापस आए और इन्होंने एथेंस में एकेडमी खोली, उसके बाद इन्होंने सारी जिंदगी इसी एकेडमी में रीडिंग, राइटिंग और टीचिंग में स्पेंड कर दी, और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्लेटो के मेजर वर्क्स कौन से हैं। ये हम देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेजर वर्क्स हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट और कोर्स के रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है द रिपब्लिक। जी, दी एकेडमी इन्होंने ओपन की। ये एक इंस्टीट्यूट थी, ये एक इंस्टीट्यूशन था। और वैसे तो एकेडमी नहीं है, लेकिन ये नाम इसका ये था कि ये एकेडमी है। यहाँ पर जो रूलर्स थे, उन रूलर्स को ट्रेन किया जाता था। वो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह होता था, इसमें कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, वो सारे हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इनके जो मेजर वर्क्स थे, वो मेजर वर्क्स कौन से थे? उसमें से सबसे फर्स्ट है द रिपब्लिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेजर वर्क है। और हमारे कोर्स के रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम एनीवेज एमसीक्यूज के लिए देखते हैं कि ये जो बाकी एरियाज है, जिसमें द अपोलॉजी है, द स्टेट्समैन है, द लॉज है, द मेन्यू है, द पॉलिटिक्स है, ये भी इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स है। और बाय वर्क्स आई मीन्स कि ये इनके राइटअप्स है, इनके स्क्रिप्ट्स है। और ये स्क्रिप्ट्स इन्होंने लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब इनसे जो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं या ये खुद जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआ क्या, ये गया क्यों, और इनके टीचर को एसेसिनेट क्यों किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और प्लेटो फिर यहाँ से ट्रेवल क्यों कर गए, और फिर वापस आने के बाद एकेडमी क्यों खोली इन्होंने,
एथन में क्या था? एथन में था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? एक है डेमोक्रेसी जिस तरह हमारी कंट्री में है, जिस तरह इंडिया में है, या बाकी वर्ल्ड के और भी कंट्रीज में है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज समथिंग डिफरेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जितना भी पब्लिक होता है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं, वो डायरेक्टली अपने चॉइस से किसी बंदे को इलेक्ट करते हैं कि ये बंदा है, यही हमें रूल करेगा, और ये आज से हमारा रूलर होगा। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें डायरेक्ट वोटिंग होती है। और ये वोट सिर्फ और सिर्फ फ्री पर्सन्स दे सकते थे, यानी कि जो स्लेव्स है या वुमेन है, वो इनके पास ये राइट नहीं था कि वो वोट करे। सो एथेंस में था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जो सुक्रेटिस थे, प्लेटो के टीचर थे, वो इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर्स थे, वो डेफिनेटली सुक्रेटिस के अंडर थे। सो दे वर द रूलर्स, और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सुक्रेटिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रहे। तो इन्होंने ये कहा कि सुक्रेटिस इस सोसाइटी को ख़राब करे और इस सोसाइटी में एविल को फैला रहे। इस वजह से सुक्रेटिस को पॉइजन देके, उस पॉइजन का नाम था हेमलॉक, और पॉइजन देके उन्हें असैसिनेट किया गया। अब एथेंस में सोफिस्ट्स थे। ये सोफिस्ट्स कौन थे? सोफिस्ट इंस्टीट्यूट थे, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, जिसमें इलीट स्कूल्स होते थे और इलीट पीपल यहाँ पर पढ़ते थे। वो लोग क्या कहते थे? उन लोगों का आइडिया था कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल थिंग्स इम्पॉर्टेंट है, और पैसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी कंट्री जाए बाहर में, कंट्री कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सोक्रेटिस वाज आल्सो अगेंस्ट दिस। तो ये जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स थे जो एथेंस में थे, इनको सोक्रेटिस पसंद नहीं थे, तो इन्होंने सोक्रेटिस को असैसिनेट किया। अब जब इन्होंने सोक्रेटिस को असैसिनेट किया, जो कि प्लेटो के टीचर है, तो तब से प्लेटो को एथेंस में जो सोफिस्ट थे या डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, इसके वो अगेंस्ट हो गए। इसके जब ये अगेंस्ट हो गए, तभी इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, अपनी थ्योरी दी। और वो क्या है? वो है प्लेटो की फिलॉसफी का जो कंटेक्स्ट है, वो यही है कि जब इनके टीचर की डेथ हो गई, जब इनको असैसिनेट किया गया, तो प्लेटो ने फिर उसके बाद अपनी फिलॉसफी दी। और वो फिलॉसफी किस चीज़ की है? वो है आइडियल स्टेट की। अब फिलॉसफी में इन्होंने आइडियल स्टेट बताया कि ये आइडियल स्टेट होना किस तरह चाहिए। क्या उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए? क्या उसमें ये सोफिस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और ये सारा इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ये सारा कंटेक्स्ट में ये था। अब हम देखते हैं कि फिलॉसफी जब भी क्वेश्चन आ जाए, फिर प्लेटो पर जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, सब ने कंटेक्स्ट लाजमी देना होगा। और वो चाहे किसी भी फिलोसफर पर आ जाए, उसकी फिलॉसफी के कंटेक्स्ट को लिखना लाजमी है। बेशक शॉर्ट लिखे, लेकिन लाजमी लिखे। अब हम आते हैं प्लेटो की जो फिलॉसफी है, और इनकी फिलॉसफी क्या है? आइडियल स्टेट है, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि इन्होंने अपनी फिलॉसफी प्रेजेंट क्यों की। इसके दो मेजर रीजंस थे। एक को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन दोबारा भी डिस्कस करेंगे। और एक और रीजन था, वो था पेलोपोनेशियन वॉर। ये वॉर कब हुआ? ये वॉर 431 से लेकर 404 BC में ये वॉर लड़ा गया। अब ये किन के बीच था? ये था स्पार्टास के बीच और एथेंस के बीच। स्पार्टा में जो गवर्नमेंट था, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वो मोनार्की थी, जबकि एथेंस में था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जब ये लड़ाई हुई, लड़ाई में स्पार्टा ये लड़ाई जीत लेते हैं, जबकि एथेंस इसको लॉस करते हैं। एथेंस जब लॉस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा, इससे पहले ये देखते हैं कि जो स्पार्टा है, इन्होंने ये जंग, जो पेलोपोनेशियन वॉर है, वो इन्होंने पर्शियन एम्पायर के हेल्प से ये जंग तो जीती। लेकिन यहाँ पर वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि एथेंस ने ये जंग हार लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अ, जब एथेंस ये जंग हार गए, उसके बाद स्पार्टास की हेजुमनी आ गई। और स्पार्टास की हेजुमनी जब आ गई, तो प्लेटो ने
एथेंस का जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम था इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। और इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि इनके टीचर्स भी इसके अगेंस्ट थे, और जब यहाँ पर जंग लड़ी गई तो जंग में स्पार्टास विनर थे जबकि एथेंस लूजर्स थे। तो इन्होंने कहा कि ये अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं, उसको रिप्लेस करना चाहिए किस चीज़ से, आइडियल स्टेट से। तभी इनके आइडियल स्टेट की थ्योरी आ गई थी। और सेकंड रीज़न ये था कि सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया गया। और सोक्रेटिस को क्यों एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि सोक्रेटिस ने भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था। रिजल्टेंटली वहाँ के जो रूलर्स थे इन्होंने ये कहा कि ये सोसाइटी में इविल पिला रहा है, इसलिए इनको हेमलॉक दिया गया और वो जहर का प्याला दे के इन्हें एसेसिनेट किया गया। अ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्लेटो के रिलेटेड और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और फिर हम लोग अपने टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, आइडियल स्टेट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।